प्यारे दोस्तों, इस इकाई में हम इन बिंदुओं से सुपरिचित होने वाले हैं। तो गद्य के भेद, इसके अंतर्गत पहला बिंदु है उपन्यास, दूसरा कहानी, तीसरा निबंध, चौथा रेखाचित्र, पांचवा जीवनी और छठा आलोचना। तो दोस्तों, हम पहले बिंदु के साथ जुड़ते हैं। गद्य के भेद यानी कि गद्य के प्रकार किस तरह के होते हैं वह हम देखेंगे। परंपरागत दृष्टि से गद्य साहित्य और उसके समस्त विधात्मक रूप श्राव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य की विधाएं संख्या में काफी अधिक है और उत्तरोत्तर उनकी संख्या भी बढ़ती गई है। गद्य की इन विधाओं को हम सहज ही दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ विधाएं ऐसी है जिनमें ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाया जाता है, जैसे कि जीवनी, आत्मकथा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़कर कुछ सवाल ऐसा भी बन सकता है, ऐतिहासिक तथ्यों के अंतर्गत कौन से गद्य के भेद आते हैं। तो उसमें हम जीवनी और आत्मकथांश यह भी बता सकते हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। इन विधाओं में कल्पित घटनाओं को स्थान नहीं दिया जाता। यह जो विधा होती है जीवनी और आत्मकथांश, इसमें कल्पित यानी कि कल्पना करने वाली घटनाओं को स्थान नहीं दिया जाता। जो आत्मकथांश होते हैं वह सभी सत्य पर ही आधारित होते हैं। ऐसी विधाओं को तथ्याश्रयी साहित्य विधाएं कहा जा सकता है। तथ्याश्रयी यानी कि जिसमें कुछ तथ्य होता है, कुछ बताने का प्रयास किया जाता है, ऐसा हम तथ्यात्मक गद्य विधाओं के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की विधाएं हैं जिन्हें कल्पना घटनाओं के आधार पर बनाया जाता है। अब यह कल्पना यानी कि इसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कल्पना की है कि आप भी एक पुष्पक विमान में बैठकर हमारी इस धरती का जो सुनहरा रूप है वह देख रहे हैं। ऐसी आप आपकी उपन्यास में, कहानी में, यात्रा वृत्ता में भी वर्णन कर सकते, लेकिन ये किस पर आधारित है? कल्पना मिश्रित घटनाओं को आधार बनाया जाता है। उपन्यास, कहानी आदि ऐसे ही कल्पनाश्रय विधाएं है। हम यहाँ गद्य की प्रमुख विधाओं का विवेचन करेंगे। तो उनमें पहला है उपन्यास। गद्य की विधाओं में उपन्यास का महत्व असाधारण है। आधुनिक युग में प्राय उपन्यास अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इनमें सरल भाषा शैली के माध्यम से जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, उपन्यास में क्या है? सरल भाषा शैली है, जीवन के यथार्थ चित्रण को भी उसमें प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास विधा के लिए मराठी में भले ही कादंबरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु आज की उपन्यास विधा बाना भट्ट द्वारा लिखित कादंबरी नामक रचना से निश्चित रूप से भिन्न है। यह साहित्य के क्षेत्र में नई चीज है। हिंदी में उपन्यास मुख्यतः अंग्रेजी के प्रभाव से आई हुई उपन्यास शब्द बंगला से होकर हिंदी में आया है। उपन्यास, प्यारे दोस्तों, उपन्यास यह शब्द बंगला से होकर हिंदी में आया है, जो आगे नॉवेल का ही रूप है। इसका अर्थ नया या नूतन होता है। अंग्रेजी में उसे नॉवेल कहते हैं, हिंदी में उसे
उपन्यास कहते हैं और मराठी में उसे कादम्बरी कहते हैं। संभवतः इसी कारण गुजराती में इसे अंग्रेजी के नाविल शब्द के साम्य पर नवल कथा कहा जाता है। फ्रांस में इसके लिए नोवासा शब्द का प्रयोग होता था क्योंकि इस विधा में जीवन के तथ्यों का चित्रण किया जाता है। इटली में इसके लिए नॉवेल शब्द का प्रयुक्त होता है। नोवेल में कथा संक्षिप्त, यथार्थ प्रधान परंतु इच्छाबोधन होती है। अंग्रेजी में इन्हीं का अनुवाद अतः इटली से आया हुआ नोवेल अंग्रेजी में नॉवेल के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इसके पूर्व गद्य कथाओं के लिए अंग्रेजी में फिक्शन शब्द प्रचलित था। इसका अर्थ गल्प या कल्पित कथा होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमने देखा कि उपन्यास शब्द की जो उत्पत्ति है वह अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में किस तरह से उपाजी जाती है, नमाजी जाती है। तो उपन्यास उत्पत्ति लंब अर्थ। उपन्यास शब्द उपपूर्व न्यास शब्द से बना है। उपन्यास शब्द उपन्यास पूर्व न्यास शब्द से बना है। अतः इस शब्द का अर्थ निकट रखना है। क्या रखना है? निकट रखना। यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसी वस्तु के निकट उपन्यास को रखा जाता है। उपन्यास के माध्यम से साहित्यकार अपने आशय को पाठकों के मन के निकटतम पहुंचाता है। उपन्यास शब्द दो शब्दों के प्रयोग से बना है, उप और न्यास। प्रथम शब्द उप जो उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सामने या समीप, संगीत या युक्त। दूसरा शब्द है न्यास जिसका अर्थ होता है धरोहर, जिसका अर्थ होता है धरोहर, थाती और रखना। इस प्रकार उप अधिक न्यास उपन्यास शब्द बना। इस उत्पत्ति से यह अर्थ निकाला जाता है कि उपन्यास एक ऐसी रचना है जिसमें वर्णित मूल कथ्य एवं कथानक को कोई उपन्यासकार या लेखक पाठक से उसी की थाती के रूप में अपने पास रखता है, फिर उसे अपनी रागात्मक अनुभूतियों के रंग में रंग कर सजा सवारा और संप्रेषणीय बनाकर उसे ही लौटा देता है। इसीलिए उसे पढ़कर पाठक अनुभव कर पाता है कि उसी के जीवन की कथा है, उसी के लिए रची गई है। इस उत्पत्तिलंब्य अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास एक प्रकार से मानव जीवन के व्यवहार जगत का रागात्मक प्रतिबिंब या दर्पण है। उपन्यास में जीवन के घटित सत्य यथार्थ का ही रंजक चित्रण हुआ करता है। अपने रंजक परिवेश में वह जहाँ जीवन का मनोरंजन करता है, वहाँ उसके कार्यों और गतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करके उससे सचेत भी करता है और इस तथ्य में लोक जीवन में विश्व तत्व या मंगल का विधान भी करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से उपन्यास क्या करता है? अपने मत, अपने विचारों को श्रोता या पाठकों के निकट रखने का प्रयास करता है।
मान लीजिए आपने भी एखाद उपन्यास लिखा, उस उपन्यास को जब मैं पढ़ूंगा या अन्य पाठक पढ़ेंगे, तब आपके विचार आप उस उपन्यास के माध्यम से श्रोता या पाठकों के पास रखेंगे। तो इस तरह से उपन्यास यह विधा कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह हमने देखा। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का आकलन सरल प्रतीत होता है। प्रसाद की इस उक्त को परिभाषा नहीं कर सकते, यहाँ तो प्रत्यकलन स्वरूप ही स्पष्ट किया जाता है। वात्स्यायन अज्ञेय ने क्या कहा है? उपन्यास के संबंध में लिखा है, उपन्यास व्यक्ति के अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यह सूत्र रूप में ही परिभाषा कही जा सकती है और इसकी काफी व्याख्या अपेक्षित है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्व है, ऐसा उन्होंने कहा है। अंग्रेजी के कुछ विद्वानों ने भी यह बताने का प्रयास किया है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, अ factually processing on the near casting long which changing and the casting processing and the product thus the life are protective in the pulp। अर्थात उपन्यास एक लंबी काल्पनिक कथा, काल्पनिक प्रकाशन है जिसके द्वारा कार्य कारण श्रृंखला में आबद्ध कथा वस्तु में वास्तविक जीवन की प्रतिनिधि पात्र एवं कार्यों का चित्रण हुआ करता है। इस प्रकार अन्य पाश्चात्य विद्वानों के मत भी उपलब्ध होते हैं। फ्रांसिस बेकन के अनुसार उपन्यास कल्पित इतिहास है, परंतु उपन्यास आज कल्पित इतिहास मात्र नहीं रह गया है, उसके पाश्चात्य साहित्य के उद्भव के मूल में मात्र कल्पित होने की धारणा भी नहीं है। अतः बेकन की परिभाषा उचित नहीं ठहराई जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से उपन्यास की अलग अलग विद्वानों के अनुसार यह अलग अलग व्याख्या बताई जा सकती है। तो अब हम उपन्यास के तत्व देखेंगे, यानी कि हमारे भी जीवन के कुछ तत्व होते हैं, उसी तरह से उपन्यास के भी तत्व है। पहला, कथा वस्तु। उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। उनमें से पहला है कथा वस्तु। उपन्यास का पहला तत्व कथा वस्तु है। उपन्यास के कथानक वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में बिखरे पड़ते हैं। उपन्यास की रचना में कथा वस्तु मुख्य ढांचे का काम करता है। उपन्यास का कथानक जीवन के किसी भी पक्ष से चुना जा सकता है, किंतु घटनाओं का संयोजन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि कथा वस्तु पाठक के मन को अभूत कर दे। यह तभी संभव है जब कथा वस्तु की समस्त घटनाएं परस्पर जुड़ी हुई हो तथा उनका विकास सहज स्वाभाविक गति से हो। उपन्यासकार को समस्त घटनाओं का संयोजन बहुत ही नाटकीय ढंग से करना होता है ताकि पूरे उपन्यास में पाठक का कौतूहल बना रहे
कथा वस्तु को प्रस्तुत करने की विधाएं शैलियां हो सकती है। वर्णनात्मक शैली, आत्मकथनात्मक शैली, पात्रात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, डायरी शैली आदि। उपन्यासकार अपने उपन्यास में इनमें से किसी एक अथवा अनेक का प्रयोग सुविधानुसार कर सकता है। उसका लेखक मुख्य लक्ष्य पाठक को प्रभावित करना होता है। उपन्यास का कथानक यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उपन्यास का कथानक उपन्यास शुरू होने के साथ साथ उपन्यास अंतिम चरण यानी कि समाप्त होने तक श्रोता या पाठक के मन को वह कुतूहल्य बनाकर रखना चाहिए कि आगे क्या। वह कुतूहल जब श्रोता या पाठक में के मन में रहेगा तभी वह उपन्यास पढ़ता रहेगा। कथानक में मौलिकता, कौशल, संभव्यता, सुसंगठितता तथा रोचकता आदि गुण आवश्यक है। उसी के साथ साथ पात्र तथा चरित्र चित्र। उपन्यास में पात्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कथानक और चरित्र का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। उपन्यासकार पात्रों के माध्यम से ही कथा वस्तु को विकसित करता है। चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता और सजीवता का होना अत्यंत आवश्यक है। उपन्यास में पात्रों का क्रमिक विकास दिखाया जाना चाहिए। प्रेमचंद जी उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मानते हैं। इसीलिए मानव या पात्रों के अंतर्गत तथा बाहरी जगत की झांकी प्रस्तुत करना उपन्यास का प्रमुख कार्य है। उपन्यास में कुछ पात्र केंद्रीय होते हैं जिनके इर्द गिर्द उपन्यास की सारी कथा घूमती रहती है और इन्हें ही मुख्य पात्र कहते हैं। दूसरे गौण पात्र होते हैं जो मुख्य पात्रों से किसी न किसी रूप में संबंध रहते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कुछ पात्र तो बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को बदलते लेते हैं। इन्होंने यथार्थवादी पात्र कहते हैं। कुछ पात्र किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, इन्हें स्थिर पात्र कहते हैं। कुछ पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें वर्गगत पात्र कहते हैं। जबकि अलग व्यक्तित्व रखने वाले पात्रों को व्यक्तिगत पात्र कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में जो पात्र होते हैं वो पात्र ही अपने आप कहानी को या उस फिल्म को बयां करते रहते हैं। उसी तरह से उपन्यास में पात्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का ही अगर हम गोदान इस उपन्यास को लेते हैं तो उसमें जो मुख्य पात्र के रूप में आए हैं धनिया, वह कितना मुख्य पात्र होता है। आगे अगर हम युगे युगे क्रांति इस उपन्यास को भी विष्णु प्रभाकर जी के देखेंगे तो किस तरह से वह अलग अलग समय के साथ बदलते परिवेश का चित्रण रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। चरित्र चित्रण करते समय उपन्यासकार अपने पात्रों को परिस्थिति में डालता है। उपन्यासकार पात्रों के अंतर्गत प्रवेश करता है तथा उसकी भीतरी दुनिया को खोज भी करता है। यह चरित्र मनोविश्लेषणात्मक कहता है। इस विश्लेषण में पात्रों का चरित्र बड़ा ही सूक्ष्मता से उभरता है तथा उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित है, किंतु मुख्य रूप में वर्णनात्मक प्रणाली और अभिनयात्मक प्रणाली, ये दो पद्धतियां प्रचलित है। प्यारे दोस्तों, ख्याल में रखो, वर्णनात्मक प्रणाली और अभिनयात्मक प्रणाली। वर्णनात्मक यानी कि समय का वर्णन करना, अभिनयात्मक यानी कि अभिनय करना। उपन्यासकार दो यथार्थ संभव दोनों से समुचित लाभ उठाना चाहिए। सामान्यतः चरित्र चार प्रकार के होते हैं: वर्ग प्रधान चरित्र, व्यक्ति प्रधान चरित्र, आदर्श चरित्र और यथार्थ चरित्र। वर्ग प्रधान चरित्रों में जाति विशेषताओं के विशेषण होते हैं। व्यक्ति प्रधान चरित्रों में स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत विशेषता अंकित की जाती है। आदर्श चरित्रों में किसी पात्र की
विशेष के जीवन में यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की जाती है और यथार्थवादी चरित्रों में पात्र विशेषण के माध्यम से जीवन की यथार्थता का अंकन किया जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, पात्र विशेष के माध्यम से जीवन की यथार्थता को अंकित यानी कि व्यक्त किया जाता है। इसमें पात्र देव, अनुसर, मानव अथवा किसी भी कोटि के हो सकते हैं। कथोपकथन या संवाद, जब पात्र एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो वह किस शैली में, किस पद्धति में करते हैं, वह बड़ा ही हमारे लिए मायने रखता है। व्यक्तित्व के उद्घाटन में संवाद या कथोपकथन का महत्व अनन्य साधारण है। कुछ विद्वानों का मत है कि उपन्यास में संवादों की योजना न भी रहे तो काम चल सकता है। इस कथानक में कुछ अंश में तथ्य जरूर है, परंतु उपन्यास मात्र कथा न होकर जीवन की समग्र अभिव्यक्ति है। उपन्यास क्या करता है? हमारे जीवन की समग्र अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। जब उपन्यास का मूल तत्व कथानक है और उसे प्राण तत्व करने वाले पात्र भी उसमें रहा करते हैं, तो फिर वे गूंगे बनकर तो समस्त कार्य करते ही नहीं जाया करते। इनमें बातचीत भी होती है। सजीवता का प्रतिपादन करने के लिए संवादों की योजना निश्चय ही आवश्यक है। मात्र वर्णन एक तो उपन्यास को इतिहास बना देगा, दूसरे उसमें सजीवता और विश्वसनीयता भी नहीं रहने देगा। इसके अतिरिक्त भी उपन्यास में कथोपकथन का महत्व हुआ करता है। वह यह कि उनके द्वारा एक तो रोचकता का आधार होता है, दूसरे अनेक प्रकार के व्यवहारिक तत्वों का संसाधन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे दोस्तों, संवाद इस बिंदु की और अगर हम देखते हैं तो हमारा जीवन भी हम इस धरती के बड़े रंगमंच पर कर रहे हैं, और जब हम इस रंगमंच पर अपना जीवन एक नाटक के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम सभी तरह के अभिनय करते हैं हमारे खुद के जीवन में। कभी सुख का, कभी दुख का, कभी आनंद का, कभी ऐश्वर्य का, कभी किसी से वार्तालाप करने का। तो इसीलिए जो वार्तालाप होता है वह कितना महत्वपूर्ण होता है, यह अपने आप ही आप समझ जाएंगे। उसमें निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपूर्ण है। एक, संवाद पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होता है। संवाद उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाला होता है। संवाद आकार में संक्षिप्त हो। संवाद चुटीले, व्यंग्यपूर्ण तथा व्यंजनात्मक हो। जब हम भी किसी से संवाद करते हैं तो वह संवाद ही हमारा चरित्र चित्रण अपने आप ही बयां करता है। प्यारे दोस्तों, यह भी आप हमेशा अपने ख्याल में रखें। संवाद पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल हो। संवाद की भाषा जीवन की भाषा के समांतर हो। जो हमारी भी भाषा शैली हो वह हमारे जीवन को किस तरह से महत्वपूर्ण बयां करे, यह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए संवादों या कथोपकथनों को सूक्ष्म, स्वाभाविक, सशक्त, प्रभावशाली एवं हृदयवर्धक बनाना चाहिए। अगला है देश काल एवं वातावरण। पात्रों के चरित्र को पूर्णता देने और स्वाभाविकता की रक्षा के लिए देश काल अथवा वातावरण का
निर्माण अतिशय आवश्यक है। उपन्यास रचना के समय उपन्यासकार को घटना का स्थान, समय तथा तात्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान नितांत आवश्यक होता है। इस ज्ञान के बिना उपन्यास में स्वाभाविकता नहीं आ सकती। देश काल का अर्थ है स्थान और समय का खंडन विशेष। प्यारे दोस्तों, अगर आज हम 21वीं सदी में जीने वाले नौजवान हैं और अगर हम हमारी भौतिकता में जो परिस्थितियां है उसका जिक्र अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी सही ढंग से हम जी नहीं सकते। इसीलिए जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, वह हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। उसका समग्र आकलन बहुत आवश्यक हुआ करता है। कथानक के साथ साथ उससे संबंध रखने वाले पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन के लिए, उनके स्थापन के लिए, विश्वसनीयता के लिए भी देश काल और वातावरण का चित्रण बहुत ही आवश्यक हुआ करता है। वातावरण के आंतरिक और बाह्य दो रूप हुआ करते हैं। भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश का चरित्र चित्रण बाह्य वातावरण कहलाता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों कि वातावरण यानी कि कितना महत्वपूर्ण होता है, यह हमने इसमें समझा। और भाषा शैली उपन्यास का यह महत्वपूर्ण तत्व है। उपन्यास के भिन्न तत्व निकार होते हैं, वे शैली के माध्यम से ही साकार होते हैं। उपन्यास की भाषा शैली उपन्यास के विषय के अनुकूल होनी चाहिए। शैली लेखक की अभिव्यक्ति का साधन है और भाषा उसकी सहायिका है। उपन्यास की भाषा जन जीवन के जितने ही समीप होगी, वह उतना ही सरल लगेगा। प्यारे दोस्तों, हमारी भी जीवन जीने की एक शैली होती है। अगर वह शैली हमने समाज के शैली के साथ अगर मिलजुल कर ली तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर हमने हमारे घर के, हमारे समाज के खिलाफ अगर हमारे जीवन की शैली खड़ी कर ली तो वह हमारे खुद के साथ साथ हमारे समाज को भी वह बौखलाने वाली होगी। इसीलिए हमारे जीवन की भी शैली होती है और वह बहुत हमारे लिए मायने रखती है। उसी तरह से उपन्यास की भी एक शैली होती है। वह इस शैली में श्रोता या पाठकों के सम्मुख अपना उपन्यास रखता है, यह बड़े मायने रखते हैं। उपन्यास में इस प्रकार की प्रतिफलन सर्वाधिक मूर्त रूप में होता है। यह भाषा के माध्यम से ही हुआ करता है। अतः भाषा का औचित्य उपन्यास में अत्यंत ही आवश्यक है। उपन्यासकार जो कुछ संप्रेषण करना चाहता है, उसका प्रयोग भी भाषा के द्वारा ही संभव हुआ करता है। इसीलिए किसी भी उपन्यास की भाषा की सफलता का आकलन इसी तथ्य पर किया जा सकता है। उपन्यास की भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी कि जैसे पात्रों के माध्यम से बयां हो, ऐसी ही उपन्यास की भाषा होनी चाहिए। क्लोजअप के सहारे व्यक्ति विशेष की आंखों की विशेषताओं का वर्णन अनेक पृष्ठों में किया जा सकता है। स्लो अप की पद्धति से सहारे घटनाओं विशेषण की गति को मंद करके घटना की बारीकियों का विस्तार लेखा-जोखा उपस्थित किया जा सकता है। कटबैक या फ्लैशबैक लाइट की पद्धति को अपनाकर उपन्यास को अंतर्दृष्टि संपन्न बनाया जा सकता है। इसमें होते हैं उपन्यास लेखन में प्राय निम्नलिखित शैलियां
अपनाई जाती है। वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में इस प्रकार की शैली उपन्यासकार पात्रों एवं घटनाओं का वर्णन करता चलता है, बीच बीच में अपनी बात को व्यक्त करता है। यह शैली उपन्यास विधा में सर्वाधिक प्रचलित है। वस्तु वर्णन एवं प्रकृति वर्णन की सुविधा इस शैली में सर्वाधिक रहती है। आत्मकथानक शैली। आत्मकथानक शैली में उपन्यास का एक पात्र ही स्वतः सारी कहानी अब बीती के समान प्रस्तुत करता है। इलाचंद जोशी का घृणामयी उपन्यास इस शैली में लिखा गया है। पात्रात्मक शैली पत्रात्मक शैली। इस शैली प्रकार में पात्रों के माध्यम से कथा वस्तु विकसित की जाती है। उपन्यास को छोटे मोटे प्रसंगों को भी पात्रों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अंग्रेजी का चंद हसीनों के खतूत यह उपन्यास पात्रात्मक शैली का उदाहरण है। डायरी शैली। इसमें डायरी के माध्यम से उपन्यास की कथा वस्तु का विकास किया जाता है। डायरी के माध्यम से मानव जीवन के अहम प्रसंगों को संग्रहित किया जाता है। लेखक ऐसे ही अविस्तरणीय प्रसंगों का क्रमबद्ध लिखकर कथा वस्तु का विकास करता है। और अंतिम में उद्देश्य। उपन्यास की रचना किसी न किसी उद्देश्य को लेकर की जाती है। यह उद्देश्य भिन्न भिन्न है। हिंदी उपन्यास के प्रारंभ में समय उद्देश्य मनोरंजन माना जाता था। आज यह उद्देश्य नहीं है। प्रेमचंद युग में सामाजिक राजनैतिक चित्रण उद्देश्य माना जाता था। राष्ट्रीय भावों को जागरूक करने के लिए भी उपन्यास का सृजन हो सकता है। इतिहास और संस्कृति के चित्रण के लिए भी उपन्यास लिखे गए। आधुनिक व्यंग उपन्यास भी सामाजिक बुराइयों को लक्ष्य करके लिखे गए हैं। वस्तुतः उपन्यास का उद्देश्य जीवन की झांकी प्रस्तुत कर उसकी व्याख्या करना होता है। वह सामाजिक और पारिवारिक अनौचित्यपूर्ण चित्रणों द्वारा हमारे हृदय को आंदोलित करता है। उसके भीतर आदर्श चरित्रों को प्रतिष्ठित करके हृदय का संस्कार करता है। साथ ही राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत करता है। एक युग और समाज के जीवन के चरित्र द्वारा वर्तमान युग और समाज के जीवन की प्रेरणा देने का काम उपन्यास करता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, अब हम उपन्यास के भेद देखेंगे। उपन्यास के कई प्रकार के भेद अनेक दृष्टियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। कथानक के आधार पर सामाजिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि भेद किए जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने तत्वों के आधार पर उपन्यास के निम्न 7 भेद माने हैं। उसमें पहला है सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास, साम्यवादी या मार्क्सवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। इस तरह से प्यारे दोस्तों, हमने उपन्यास इस बिंदु का अध्ययन किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक उपन्यास अनेक दृष्टियों से पूर्वातीत उपन्यास से अलग महत्व रखता है। उसमें युग के अनुरूप नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। चिंतन के नए आयाम स्पष्ट हुए हैं और यथार्थ मानवीय संबंधों का निरूपण हुआ है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, यह हमारा बिंदु उपन्यास यहाँ पर समाप्त होता है। हम कहानी इस अगले बिंदु के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।